नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। रविवार शाम कश्मीर के गांदरबल में सोनमर्ग की जो टनल है उससे काम करके लौटे जो इंजीनियर हैं या जो कर्मचारी हैं, मजदूर थे, उन पर आतंकी हमला किया गया और उनमें 7 मजदूरों और एक डॉक्टर की मौत हो गई, या यूँ कहा जाए कि 6 मजदूर जिसमें टेक्नीशियन भी हैं और एक डॉक्टर जो स्थानीय डॉक्टर, उनकी मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से इस आतंकी घटना में घायल हैं। इस घटना ने कई अन्य तरीके के एंगल को भी जन्म दिया, चूँकि हाल में ही घाटी में 8 अक्टूबर को नई सरकार का गठन हुआ है, यानी नई चुनाव परिणाम आए हैं और हाल में ही चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं। तो अब्दुल्ला की सरकार बनी है और सरकार बनने के तुरंत बाद 18 अक्टूबर को एक मजदूर बिहार के अशोक चौहान का गोलियों से छलनी शव मिला था कश्मीर में, और अब एक साथ 7 लोगों की हत्या, जिसमें एक स्थानीय डॉक्टर भी है। मध्य प्रदेश और बिहार के मजदूर, टेक्नीशियन और जम्मू कश्मीर के भी लोग इस भयंकर आतंकी हमले में मारे गए हैं। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो घटना है ये नई सरकार के लिए एक चुनौती भी है। हालांकि नई सरकार के पास कितने अख्तियार होंगे, वहाँ कितने अख्तियार हैं, ये एक अलग विषय है, क्योंकि एलजी वहाँ ताकतवर हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ ही अगर देखें तो 2024 में अब तक जम्मू और कश्मीर इलाके को टारगेट कर रहे थे। जो आतंकी हैं वो जम्मू तक घुसे और उन्होंने जम्मू को भी टारगेट किया, लेकिन इस बार जम्मू से थोड़ा हटकर कश्मीर में सोनमर्ग पर ये जो टनल बन रही थी वहाँ पर ये हमला किया गया। वो लोग कैंप में लौटे थे काम करके, एक साथ आतंकवादियों ने हमला बोल दिया और हत्या कर दी। इससे एक दहशत का माहौल जो कश्मीर में विकास कार्यों में लोग लगे हैं, देश के तमाम भागों से, उनमें फैला। मजदूरी करने उत्तर प्रदेश बिहार से लोग जाते हैं, उनमें फैला। और ये जो पूरी घटना है ये केवल कश्मीर की घटना नहीं, इससे पूरे देश को असर पड़ा है। कश्मीरी पंडितों की जो घर वापसी को लेकर बात की गई है, उस पर भी एक तरीके से डर का जो साया है वो एक तरीके से मरड़ाने लगा है। तो पहली बार जम्मू कश्मीर में विकास योजनाओं पर इसको टारगेट करके हमला किया जाना, ऐसा कहा जा रहा है। इससे पहले ऐसा कभी एक आध बार ही हुआ हो। तमाम इससे पहले बहुत सारे लोग प्रदर्शन करते रहे कि वो कश्मीर में काम नहीं कर सकते, उनका ट्रांसफ़र जम्मू कर दिया। सरकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि टीचर भी अब वहाँ काम करने को तैयार नहीं। तो मंथन में अगर हम आज इस विषय को लेकर आए, हालांकि हमने देखा कि देश के तमाम मुख्यधारा के मीडिया में ये जो इतना बड़ा आतंकी हमला उस तरीके से विमर्श में नहीं है, चर्चा में नहीं है, कारण कुछ भी हो, लेकिन आज इसको उतना स्पेस नहीं मिला है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में टूट फूट है, उसको खूब स्पेस दिया है टीवी चैनलों ने और मीडिया ने, और इसी तरीके से जो विपक्ष की गलतियां हैं, चूक है, उसको बहुत प्रमुखता से चीज़ें रखी हैं मीडिया ने। लेकिन ये बड़ा अहम विषय है, इसको थोड़ा कम ही स्थान दिया है। तो आज हम मंथन में इसी पर बात करेंगे, नई सरकार, आतंक का प्रहार। अब जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 370 हटने के बाद तमाम महत्वाकांक्षी परियोजनाएं एक तरीके से महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। श्रीनगर सोनमर्ग टनल पर काम चल रहा है। इस दौरान गांदरबल इलाके में, जैसा कि मैंने कहा, देर शाम ये हमला हुआ था। ये हमला उस दौरान जब टनल में काम करने वाले मजदूर खाना खाने के लिए मेस में एकत्रित हुए थे, उसी समय 3 आतंकवादी मेस में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। जब तक मजदूर कुछ समझ पाते तब तक आतंकी अपना काम करके फरार हो चुके थे। खून की होली उन्होंने खेल दी। इस हमले में कुल 7 लोगों की मौत हुई, तमाम लोग घायल हुए हैं, इनमें एक स्थानीय डॉक्टर भी हैं, जबकि 5 घायल हैं। आतंकियों ने एक बार फिर से जानबूझकर दूसरे राज्यों से काम करने आए मजदूरों, टेक्नीशियन, उनको एक तरीके से शिकार बनाया है, निशाना बनाया। इस हमले में मारे गए मजदूरों में 3 बिहार, 1 मध्य प्रदेश के टेक्नीशियन हैं, जबकि एक जम्मू कश्मीर और पंजाब के हैं।
उत्तर प्रदेश के लोग इसमें नहीं हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में काम करने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा जाते हैं। तो इससे कुछ दिन पहले ही बिहार के एक प्रवासी मजदूर को मौत के घाट उतार दिया गया। जैसा हमने कहा, आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिडेंट्स फ्रंट का नाम इस आतंकी घटना में सामने आया है। पता नहीं कितने इस तरीके के फ्रंट बने हुए हैं। इस साल TRF का ये पहला आतंकी हमला है। इस तरीके की बातें छनकर आई हैं, लेकिन अभी तक इस आतंकी संगठन के आउटफिट के बारे में बहुत कुछ जानकारी अभी आम नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के ADG ने क्या कहा, उसे सुनिए। आज 21 अक्टूबर को, जैसे कि आपको सभी को इसकी जानकारी है कि हम आज अपने शहीदों और उनके जो बलिदान को हम याद करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो वीर योद्धा हैं, जिनकी शहादतें हुई हैं और जिनका यहाँ की जो शांति है और इसकी जो सिक्योरिटी है, उसके संदर्भ में जो उनका सर्वोच्च बलिदान है, उस बलिदान को हम आज याद करते हैं और उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। ये पुलिस दिवस पर वहाँ के ADG अपनी बातें रख रहे थे। इस घटना पर उनका बयान आया होगा, लेकिन ये सामने नहीं हम आपको अभी फिलहाल दिखा सके। पीड़ित परिवारों का दर्द, किस तरीके से लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, वहाँ रंजो गम है, वो ज़रा सुनिए और महसूस कीजिए। लास्ट बात उनकी वाइफ से हुई थी 6 बजे, और उसके बाद वो अर्घ देते हैं ना, आज चंद्रमा को अर्घ देने के टाइम में वो फोन नहीं हुआ। फिर सवेरे हमें अखबार में भी आया था, वैसे पता तो लग गया था रात को भी। तो कल करवा चौथ थी ना, वो उसको बुला रही थी, वीडियो कॉल भी कर रही थी, वो फोन ही नहीं जा रहा था। वो डेथ हो चुकी थी उसकी। तो कहाँ पे कर रहे थे काम? गांधरबल में? गांधरबल में। कौन सी पोस्ट थी? ये वही इनके जब इंफॉर्मेशन आई तो तभी सवेरे पता चला, जब शोरगुल उठाया उसी टाइम पता चला। कंपनी का तो पता नहीं, वहाँ ये जो जोजिला टनल है उसके पास में कहीं काम करते हैं। कंपनी का कुछ ऐप को कुछ इंफ्राटेक करके बोल रहे हैं, ये वही कंपनी। लास्ट हमारी बात तो नहीं हुई। 6 बजे इन्होंने फोन किया था कि मैंने पूजा करने जाना है, तो मैं 6 बजे के बाद करती हूँ आपको फोन। तो जब फोन करने लगे, जब अर्घ देने का टाइम आया, कल करवा चौथ थी, तो वीडियो कॉल करने लगे, तो वो फोन जो नहीं पिक नहीं किया। तो वहाँ पे अटैक हुआ था, वहाँ पे शायद अटैक हो गया। हमें चला कोई 11-12 बजे, फिर बाद में पता किसी उसके फ्रेंड ने बताया कि वहाँ पे हॉस्पिटल में ले गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं वो। अब इंजर्ड तो थे नहीं, पता नहीं ऑन स्पॉट हुआ है, कोई पता नहीं इसका। कोई अभी कोई कंपनी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। भैया कल भाभी ने तैयार हुई, भाभी ने फोन किया 6:30 बजे, वीडियो कॉलिंग की, तो उनकी बात हुई वीडियो कॉलिंग में। तो भाभी ने बोला कि मैंने थाली करने जाना मंदिर में, लेट हो रही है, मैं आपके आके बात करती हूँ। कहते अच्छा ठीक है, तू आके ना मेरे साथ बात करना। जैसे वो आई बेचारी, तब से फोन पे फोन करती जा रही है। भैया ने फोन ही नहीं उठाया। रात को मैं ऐसे बताया किसी ने, शायद वो डेड हो गया, मगर हमें यकीन नहीं हुआ। हमने बोला नहीं, ऐसे झूठ बोल रहे हैं। ये सुबह न्यूज में आया कि उनका नाम आया, तो तब हमें जाके यकीन हुआ कि ये छोटी बेटी है उनकी, छोटा बेटा पार्ट फर्स्ट में है। बहुत अनर्थ हुआ, बहुत ज्यादा अनर्थ हुआ। वाकई बहुत अनर्थ हुआ। अब देखिए, कल करवा चौथ थी, पत्नी फ़ोन कर रही है अर्घ देने के लिए, सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखा, इस उम्मीद के साथ में वीडियो कॉल भी की कि वो व्रत पारण करेगी अपने पति का चेहरा देखकर। लेकिन पति के चेहरे को तो आतंकवादी रक्त रंजित कर चुके थे। बहुत भयानक घटना। राजनीतिक बातें चाहे जितनी कुछ हो जाएं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं हिला कर रख देती। बहुत ही गंभीर घटना है।
पिछले दिनों जम्मू में एक बस पर आतंकवादियों ने हमला किया था, उस घटना को भी शायद उतनी गंभीरता से हम लोगों ने नहीं लिया। नई सरकार बनने के बाद ये घटना हुई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को ललकारा है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जरा बयानात भी सुनिए इस पे। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ये चिंता की बात ज़रूर है। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करें। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई थी। पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। ठीक है, बयान राजनीतिक है, राजनीतिक बयान हो भी सकता है, लेकिन क्या अख्तियार हैं जम्मू कश्मीर की नई सरकार के, इस पर भी गौर करना होगा। चिराग पासवान साहब कह जरूर रहे हैं, लेकिन एलजी के अधिकार अभी भी मुझे लगता है वहाँ हैं, और लॉ एंड ऑर्डर पर कितना अख्तियार है नई सरकार का मुझे अभी नहीं पता है। दरअसल जिस टनल के पास ये आतंकी घटना हुई, वह रोड हर समय के लिए एक तरीके से मानी जाती है। वहीं इस टनल का निर्माण पिछले कुछ सालों से चल रहा है। यह रोड लेह को गांदरबल से कनेक्ट करती है। मुझे लगता है आतंकवादियों को, यह पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं आतंकी, उनको यही नहीं बर्दाश्त है कि यहाँ तक भारत के सुरक्षा बल, भारत के लोग जो दूसरे जगह रहते हैं वो काम करें और जम्मू कश्मीर के सूरत को बदलें। ऐसा वो नहीं चाहते, इसलिए इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से वरिष्ठ पत्रकार समीमा नसरीन साहिबा हैं। बहुत स्वागत, धन्यवाद। चूँकि वक्त नहीं है स्वागत का, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे कोई मेहमान आते हैं तो हम कम से कम उन्हें नमस्कार करते हैं। प्रदीप भाटिया, कर्नल प्रदीप भाटिया साहब रिटायर्ड कर्नल हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। आपको तमाम जगह फ्रंट पर काम करने का अनुभव है, बहुत धन्यवाद आपका। मनीष शर्मा कश्मीर मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं। बिहार से एस एन श्याम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद आपका। राजीव श्राफ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, आपका ही बहुत धन्यवाद। और प्रमोद कपेही जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी जुड़ गए हैं। और ब्रेक के बाद थोड़ी देर में एयर मार्शल आरसी वाजपेयी भी हमारे साथ, वो भी आ गए हमारे। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आप सभी का। वास्तव में इस तरह की घटनाएं ये अंदर तक हिलाकर रख देती हैं। चर्चा की शुरुआत हम वाजपेयी साहब से ही करेंगे। वाजपेयी जी, आपको एक लंबा अनुभव है पीस पर भी काम करने का, और एक तरीके से जो
युद्ध की स्थिति है उसमें भी आपने काम किया है, देश को सर्व किया है, सीमाओं की सुरक्षा भी की है। इस तरीके की जो घटनाएं हैं इस पर आपका नज़रिया क्या है, किस तरीके से हम इनको देखें? क्योंकि ये अचानक बहुत सब कुछ ठीक ठीक चलता है, फिर इस तरीके की घटनाएं एकाएक होती हैं और फिर एक भय डर का साया चारों तरफ हो जाता है। वाजपेयी जी। आमने सामने की लड़ाई में जब पाकिस्तान नहीं जीत पाया, हर बार उससे हार का सामना करना पड़ा जी। सन 47, सन 65, सन 71, फिर कारगिल की लड़ाई में, तब उसने छद्म युद्ध का सहारा लिया जी, एक प्रॉक्सी वार का। जी। प्रॉक्सी वार के माने ये कि इस तरह की घटनाएं जो हैं पैसिव आमने सामने लड़ाई न लड़ करके हमारे देश को कमजोर करने का एक प्रयास है। और ये कोई घटना आज की नहीं है, बहुत पुरानी, बहुत समय से चली आ रही है। तो इस तरह का जो उनका काम है वो बहुत गलत है, मगर समय समय पर उनको चेतावनी दी गई है। और यहाँ तक कि जब पुलवामा का किस्सा हुआ था तब हमने उनको एक सबक सिखाने के लिए उनके बालाकोट पर हमला किया था। और उसके पश्चात पहले भी उसके कई बार हो चुके थे हमारे काइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स। तो उनको मगर बाज नहीं आ रहे हैं। वो जो है अपनी आदत से समय समय पर कुछ करते रहते हैं और इसके लिए एक बड़ी चेतावनी की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस तरह का बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारी सेनाएं जो हैं वो वहाँ पर डटी हुई हैं, लगी हुई हैं, वो केवल ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि कब उनको ऑर्डर मिले और वो आगे बढ़ें। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो हर बार अभी इस दौरान कई किस्से हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, और जगह भी कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में भी करते रहते हैं, घुसपैठ करते रहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में चांशीन करता रहता है, दोनों आपस में मिल करके इस तरफ इधर लद्दाख में भी क्लीन अप करता रहता है। पाकिस्तान जो है अपना इधर राजस्थान में और जम्मू कश्मीर सेक्टर में काफ़ी एक्टिव है। जम्मू कश्मीर सेक्टर में पर्टिकुलरली जो ये घटनाएं घट रही हैं, तो हम लोग उसके प्रति सचेत हैं। जहाँ तक सवाल रहा इस घटना का क्यों घटी, एक तो दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि जो लोग जिन लोगों ने काम किया है उन्हें न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, और उसके पश्चात हमारी जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसको और भी मजबूत और सदर करना पड़ेगा, ताकि इस तरह की घटनाएं आगे न हो। पाकिस्तान को कई बार चेतावनी दी जा चुकी है और ये निश्चित है कि आतंकवाद उन्हीं का किया हुआ काम है और हमें उसके प्रति एक बहुत ही कठोर कदम उठाना पड़ेगा। जी जी। कर्नल भाटिया, मैं आपकी तरफ रुख करूंगा। एयर मार्शल वाजपेयी जी ने जिस तरीके से चीज़ें कहीं, बहुत ही शालीन शब्दों में उन्होंने एक बात कही कि इंटेलिजेंस को हमें थोड़ा सा और मजबूत करना होगा। जाहिर सी बात है कि इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं पर्याप्त अभिसूचना ना होने के कारण इस तरह की घटनाएं हो भी जाती हैं। और 370 हटने के बाद जिस तरीके से, अभी मैं एक पॉलिटिकल बयान भी सुन रहा था, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि भाई जब तक केंद्र पूरी तरीके से वहाँ अख्तियार में था तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही थी। क्या इस वक्त ये कहना ठीक है? क्योंकि अभी मुझे ये भी पता नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार के क्या अख्तियारात हैं। और आपने भी तमाम जगह फ्रंट पर काम किया होगा, कश्मीर में भी आपने निश्चित तौर पर काम किया होगा। इस तरह की घटनाओं के पीछे मंशा क्या होती है, मानसिकता क्या होती है? और जी चौहान जी, सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को मेरे तरफ से जय हिंद। और जो हमारे भारतीय इस इंसिडेंट में मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि, उनके परिवारजनों को श्रद्धांजलि। जी, मैं शुरुआत करता हूं कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे और क्यों हुआ, किस दृष्टि से इसे देखा जाए। देखिए, पिछले कुछ अरसे से आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर वैली में तकरीबन शांत माहौल था। पत्थरबाजी खत्म हो चुकी थी, मिलिटेंसी लोअर एप पे थी, और इन्फिल्ट्रेशन जो कि बॉर्डर से होता था उसमें भी भारी कमी आई थी। ओवरऑल एक सिनेरियो इंप्रूव हो चुका था। ये बात कतई ही हमारे जो एनिमी है पाकिस्तान, उसको कबूल नहीं है।
और टीआरएफ जो कि द रेजिस्टेंस फोर्स एलईटी का एक ऑफशूट है, इनको शायद टास्क दिया गया कि पाकिस्तान को यह कबूल नहीं है कि भारत के कश्मीर में शांति और अमन का माहौल बने जी। तो इंसिडेंट उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि सरकार बनने के 4 दिन के बाद चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी गांदरबल के अंदर यह अटैक किया गया और उन पर किया गया जो कि निर्दोष व्यक्ति देश की प्रगति और स्टेट की प्रगति के लिए कार्य कर रहे थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी थे, उनको टारगेट किया गया। और टारगेट करने का मुख्य कारण यह है कि इस इलाके में दहशत को दोबारा से लाया जा सके। परंतु जो बात अभी उठाई गई इंटेलिजेंस के बारे में, मैं ये कहना चाहता हूं कि फौज को और सिक्योरिटी फोर्सेस को साल में 365 दिन चौकस रहना पड़ता है, किसी दिन भी ढिलाई नहीं दे सकते, चाहे इंटेलिजेंस हो चाहे ऑपरेशंस हो। लेकिन मिलिटेंट्स को केवल एक दिन चाहिए अपना ऑपरेशन कामयाब करने के लिए, और शायद उनको हमारी किसी सिक्योरिटी में ढिलाई दिखाई दी, और साथ में जो लोकल सपोर्ट होता है उसके बिना इस प्रकार का अटैक नहीं मुमकिन। कश्मीर में अटैक हो ही नहीं सकता जब तक कि OGW कर्नल भाटिया, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है, गांदरबल से लद्दाख को जोड़ने वाला हम टनल बना रहे हैं, बहुत सारे हम विकास के काम कर रहे हैं, क्या हम जो हमारे यहाँ से दूसरे राज्यों से लोग जा रहे हैं, इंजीनियर्स जा रहे हैं, टेक्नीशियंस जा रहे हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, या लोकल्स लोग जो लोकल हैं वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, क्या हमने उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं करके रखा है क्या? ये सवाल मेरे मन में आ रहा है। सुरक्षा के इंतजाम तकरीबन सभी जगह पर होते हैं। जम्मू कश्मीर में एक ग्रिड सिस्टम बना हुआ है, गांदरबल का, जो जहां मैंने भी खुद नौकरी किया है आज से तकरीबन 12-15 साल पहले। 5RR जो हमारी एक क्रैक यूनिट है राष्ट्रीय राइफल्स की, उसका जिम्मेदारी का इलाका है। कंगन इसके नॉर्थ में है, वहां पर दूसरी बटालियन है। तो इस तरह से ग्रिड बना के रखा जाता है और ग्रिड में प्रयास किया जाता है पेट्रोलिंग के द्वारा, और कुछ सामरिक जगह जो होती हैं वहां पर पोस्ट बनाए जाते हैं ताकि मिलिटेंट्स की आवाजाही पर और उनके ऑपरेशंस पर चेक लगाया जा सके। परंतु इस केस में क्या कमी रही ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। कल NIA की टीम पहुंची है, फौज है, SOG है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, ठीक है, सब इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। क्या खामियां रही उस पे मैं टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हूं इस समय। ठीक है, वो टिप्पणी यही NIA की तरफ से हो पाएगी। ठीक बात है। मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन ये बहुत अहम मसला है और इस मसले पर ब्रेक के बाद हम और महत्वपूर्ण लोगों से इस चर्चा को जारी रखेंगे। नई सरकार, आतंक का प्रहार, ये चर्चा आज हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कश्मीर इलाके में कल देर शाम जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, जो एक टनल सुरंग निर्माण में मजदूर, टेक्नीशियन, एक डॉक्टर की भी मौत हुई, 7 लोगों की मौत हुई है, मतलब गोलियों बरसा कर उनकी हत्या कर दी गई है। बहुत ही दुखद ये हादसा, ये घटना, लेकिन इससे बहुत सारे सवालात भी उठते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, समीमा नसरीन वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ रुख करेंगे। समीमा जी, इस तरह की घटनाएं मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों के, काफ़ी अंतराल के बाद, एक लंबा वक्फा हो गया, उसके बाद इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और इससे केवल ना जम्मू कश्मीर में नहीं, एक तरीके से पूरे देश के उन भागों में भी एक दहशत, डर का साया भी मंडराने लगा है जहां से लोग जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करने आते हैं। तो इस घटना को बतौर पत्रकार आप किस तरीके से देख रही हैं? कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? सिक्योरिटी के लोग जिम्मेदार हैं? उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई, इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ें अभी उन पर फौरी टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर एक जर्नलिस्ट के रूप में इसे किस तरीके से देख रही हैं आप? सबको मेरे नमस्कार। 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 और जो इसमें जो मारे गए
कि उनको और उनके परिवार को मेरे श्रद्धांजलि। ये जो भी मतलब घटना घटे हैं, इसमें बहुत ही मतलब दुखदजनक घटना घटे हैं, मतलब बहुत ही खराब लग रहे हैं। जो जाने गए हैं, जिनका घर उजाड़े हैं, बहुत ही खराब, के लिए बहुत ही दुख हो रही है। लेकिन ये जो मतलब ये जो इलाका, एक तो देखना है कि ये गंदरवाल में जो हुआ है, ये इलाका है उमर फारूक उनका इलाका है, जहाँ से वो इलेक्शन जीत रहे हैं। ये चीज एक नोटिस करने वाली बात है कि जहाँ से वो मतलब उनकी एरिया से। तो मुझे लगता है जो ये आतंक हुई है या जो ये हमला हुई है, ये जो सीएम हुए हैं उमर अब्दुल्ला, उनके लिए ये चुनौती है। तो उनके लिए शायद आतंकवाद हो या मतलब जो उनको चुनौती दिया गया है। मैं शुरू में ही कहा था, इससे पहले भी प्रोग्राम में आई थी कि जो उमर अब्दुल्ला हैं, उनके लिए अभी नए नए चैलेंज है, नए नए चुनौती की सामना करना पड़ेगा। तो ये एक चुनौती उनके सामने है। तो मैं बोलूंगी जो सीएम है, उनको थोड़ा सा और चौकन्ना होना है। हर तरफ उनको आँख खुले रखना है, कान खुले रखना है, और उनको थोड़ा सा और देखना है चारों तरफ। नहीं नसरीन जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से लोकसभा का चुनाव हारे भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और ये बात भी आप अपने एंगल से इस बात को कह रही हैं। मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूँ कि पाकिस्तान क्या नहीं चाहता कि उमर अब्दुल्ला की सरकार स्टेबल रहे, स्थिर रहे, इसलिए उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरीके की घटना कर दी ताकि वो डिफेम हो। एक एंगल इस तरीके से भी देखा जा सकता है। दूसरा जो नज़रिया आपका है, उस तरीके से हम देख सकते हैं इस घटना को। लेकिन बड़े तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस है। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो जाहिर सी बात है कि उनके पास कितना इंटेलिजेंस होगा, ये जो काम फौज कर रही है, पुलिस कर रही है, वो उनके बस की बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो उनके अख्तियार में है, अगर पुलिस उनके अख्तियार में है तो ये काम उनको करना होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। जी, उनको तो करना ही होगा। और साथ में उनको मतलब ये जो हमला हुई है, मैं ये बोलूंगी कि ये बाहर वाले सिर्फ की है वो नहीं, इसमें शायद अंदर वाले भी मतलब कोई उनको तो सपोर्ट जरूर किए होंगे। हाँ, होता ही है। बिल्कुल ठीक है। इस तरीके की घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट होता है। जैसे अभी कर्नल भाटिया ने कहा कि भाई सारे दिन हम सतर्क रहते हैं, जिस दिन हल्का सा ढीला हो वो दिन उसका फ़ायदा उठाते हैं आतंकवादी और तमाम जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं। प्रमोद कपेही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, आपकी पार्टी इस घटना को किस तरीके से देख रही है, और वास्तव में जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उसको खास तौर पर कश्मीर में घाटी एरिया में इस तरीके की जो घटनाएं हैं, उनको मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा झटका लगेगा। अनम्यूट करिए प्रमोद जी। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया अपनी आवाज को ठीक करें। मुझे लगता है कि प्रमोद कपेही का जो ऑडियो है वो दिक्कत कर रहा है। प्रमोद जी का ऑडियो ठीक करा जाए। मैं कांग्रेस जी बोलिए। अभी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। भाई साहब ऐसे है, सबसे पहले तो ये बात है कि जम्मू कश्मीर जो है एक सेंसिटिव शहर है, ये जहाँ हमारी जो स्टेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है, लेकिन फारूक उमर अब्दुल्ला साहब पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इनको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर की खासकर लोकल लोग हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये हल नहीं होने वाला। और पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान खुद ही भूखमरी से मर रहा है, खाने के लिए राशन नहीं है, और उसको अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सरकारें चलाने के लिए, जनता को मरवाने के लिए पीछे नहीं हटेगा। और जम्मू कश्मीर के आए दिन इसी प्रकार मिलिटेंसी के जो अटैक है वो पाकिस्तान हमेशा करवाता आया है। लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक ना तो वो कहीं पत्थरबाज दिखा कश्मीर में,
ना ही कोई स्ट्राइक हुई, ना ही सिविल कर्फ्यू लगा, और ना ही मिलिटेंसी के भी उक्र दुक्र कोई ना कोई छोटे मोटे अगर हुए होंगे तो उस पे भी कंट्रोल हमारी आर्मी ने किया है, सेंट्रल सरकार ने किया है। लेकिन अभी वहां की लोकल पुलिस और वहां के लोकल जो रहने वाले लोग हैं उनको सरकार का साथ देना होगा, उनको आर्मी का साथ देना होगा, मिलके इस पर कोई ना कोई अंकुश लगाना होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और जो पाकिस्तान की मंशा है कि जम्मू कश्मीर और लेह ये आपस में जो रास्ता है ये ना थ्रू हो पाए, लोगों को आने जाने में दिक्कत रहे, ताकि उनका जो है हलवा पूरी चलती रहे। अब जैसे आप सब ने कहा कि कश्मीर से लेह का जो रास्ता बन रहा है, टनल बन रहे हैं, उससे 4 घंटे में हम लोग कश्मीर से लेह पहुंचेंगे। तो ये चीज पाकिस्तान और चाइना को रास नहीं आती है, और उन्होंने कहीं ना कहीं इसको रिफ्यूज करने के लिए कि कहीं ये कश्मीर और लेह का 24/7 रास्ता नहीं खुला रहे, उसके ऊपर अटैक करने के लिए किया गया। और उसके साथ साथ डिस्टरबेंस जो बनाने वाली बात है वो कश्मीर में ये बना के रखना चाहते हैं, कश्मीर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि कश्मीर जो है उस पे हमारा जोर चलता है। प्रमोद जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत, प्रमोद जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आपकी सरकार ने धारा 370 को हटाया, उसके बाद से लगातार जैसा कि आपकी पार्टी, आपके लोग और सरकार भी इस बात का दावा करती रही कि बिल्कुल वहाँ शांति है, अमन है, चैन है, घटनाएं नहीं हुई हैं। अभी अचानक क्या बदल गया 4 दिन में कि इस तरह की सब घटनाएं हो रही हैं, और आप भी कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं होंगी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। पूरे देश का जो सिक्योरिटी तंत्र है, सुरक्षा तंत्र है, उसके आगे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के क्या बिसात है, क्या हैसियत है? मैं दावे से कह सकता हूँ इस सरकार के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शांति नहीं चाहते हैं। ये चीज उमर अब्दुल्ला साहब को देखनी होगी। जो ऐसे लोग हैं उनका नकाबपोश करना होगा, नहीं तो इनको सरकार चलानी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये लोग खुद ही चाहते हैं कि कहीं सेंटर से जो पैसा आए उसका मिसयूज हो, उसका सही डेवलपमेंट में नहीं। आप ही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बल्क में डेवलपमेंट हुई है, और 2014 के बाद आज तक इतनी डेवलपमेंट हुई है। अगर उसी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है इसको हम सोने ठीक है। मैं राजीव श्राफ को लेता हूं। राजीव श्राफ कांग्रेस पार्टी के नेता है। मैंने कोशिश की थी कि आईएनसी का कोई बंदा आ जाए हमारे चर्चा में, लेकिन वो नहीं आ पाए। राजीव श्राफ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस अभी सरकार में सीधे तौर पर तो शामिल नहीं है, लेकिन चुनाव साथ लड़े हैं और साथ अभी समर्थन है सरकार का। ये बहुत बड़ा दावा राजीव श्राफ अभी किया है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, और वो इस बात को कह रहे हैं प्रमोद कपेही कि सरकार के अंदर ही ऐसे तत्व हैं। ये बहुत बड़ा दावा है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ा आरोप है कि सरकार के अंदर ही आतंकवाद समर्थक लोग हैं। राजीव श्राफ। धन्यवाद। देखिए, मेरे तो उससे पहले सभी पैनलिस्ट को नमस्कार है, लेकिन जो मेरे भाजपा के प्रवक्ता साहब ने कहा, इनका मेरे को एक सिंपल सी बात बताइए। जब सरकार बनी थी 2014 में, तो मुख्य मुद्दा इनका था आतंकवाद। पहले ये टेररिज्म पे बात कर रहे थे। 10 साल इन्होंने अपने पास हुकूमत रखी, और 10 साल में आप मुझे बताओ कि टेररिज्म पे कंट्रोल नहीं कर पाए। ये टेररिज्म पे कंट्रोल नहीं कर, इक्का दुक्का सिलेक्टिव किलिंग, कश्मीर फाइल, ये सब चलता रहा। आज ये धमाका हुआ और ये इनोसेंट किलिंग हुई है। ये एक ही दिन में नहीं हुई। होम मिनिस्ट्री के पास जिम्मेवारी है, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जिम्मेवारी है। आज भी जम्मू कश्मीर का मुझे जहां तक लगता है होम जो है सेंटर के पास ही है, आर्मी उन्हीं के पास है, इनके पास अभी शायद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब नोटबंदी हुई थी तब इन्होंने कहा था कि नोटबंदी आतंकवाद को खत्म करने के लिए लाई है। तो क्या बताइए, आतंकवाद खत्म हुआ? तब भी शुरू हुआ। तो इस तरह की बातें करते हैं। जहां तक मैं अपनी जगह एक एसेस करता हूं कि लोकल लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन खत्म हो चुका है। लोकल लोगों और आर्मी या इंटेलिजेंस वालों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि इस तरह की घटना आगे ना हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, भाजपा जब तक इसको सीरियसली नहीं लेगी, पिछले 10 सालों में मैंने देखा, लगातार देखा
कि छुटपुट करना है और सिलेक्टिव किलिंग, जिसमें हमारे यहाँ के जम्मू के कई डोगरास को भी टारगेट किया गया और बाद में उनको वहां से यहाँ धरने पे बैठना पड़ा। नौकरी वाले जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जी। तो सरकार विफल हो चुकी है, होम मिनिस्ट्री फेल हो चुकी है, इनके दावे झूठे हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ कभी पाकिस्तान, कभी कोई। अरे भाई 10 साल में तुम कर नहीं सकते। नहीं, पाकिस्तान तो प्रायोजित आतंकवाद है ही राजीव सराफ, और अब आप बच नहीं सकते। आप सरकार में सीधे शामिल नहीं, लेकिन आप बच नहीं सकते। इसको कपेटी साहब मानो, आज तो कल आपको जवाब देना पड़ेगा। बात है, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। राजीव जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, बोलिए। प्रमोद कपे ही बोलिए, जवाब दीजिए। प्रमोद कपे ही बोलिए। सरकार का फेलियर है। प्रमोद कपे ही बोलिए। एक दूसरे में दोष देने से कुछ नहीं होगा। बारी से दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया। राजीव सराफ, मैं रोक रहा हूँ आपको। प्रमोद कपे ही जवाब दीजिए। जी जवाब दीजिए प्रमोद जी। भाई साहब ऐसा है, जम्मू कश्मीर में सरकार कांग्रेस एनसी की कोलिशन सरकार है, ये जवाब देना पड़ेगा। जब तक सेंटर की सरकार थी, पत्थरबाजों को बंद कर दिया गया, पत्थरबाज तक नहीं हुए, मिलिटेंसी पर कंट्रोल किया गया और दरवाजे खोल दिए गए। मैं कह रहा हूँ किलिंग रुकी, लोगों में डर का माहौल है। आज सुनिए भाई साहब, आज अगर बात इस समय किलिंग की है। राजीव जी सुन लीजिए, राजीव जी उनको सुन लीजिए। राजीव जी, ले तक रास्ता बन रहा है, टनल्स बन रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में टनल्स बनकर रोड की कनेक्टिविटी कम की जा रही है। जहाँ जम्मू से कश्मीर तक अब 4 घंटे में पहुंचते हो, कश्मीर से ले तक 4 घंटे में पहुंचोगे, तो ये डेवलपमेंट की चीज है। भारत सरकार ने ये किया कि ताकि हर इंसान समय पे अपने काम करने के लिए अपने दूसरे ठीक है। मैं आता हूं। मैं जरा एसएन श्याम साहब को चर्चा में शामिल कर लेता हूं, चूंकि मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों से बड़ी पैमाने पर जाते हैं डेवलपमेंट में। पिछली दफ़ा भी कई घटनाएं इस तरीके की हो चुकी, कई लोग मारे जा चुके हैं। अभी 18 तारीख को बिहार के एक मजदूर को छलनी करके भेज दिया गया। एसएन श्याम साहब, क्या ये एक पूरे देश को ये संदेश है कि जम्मू कश्मीर नहीं आना है, आपको कश्मीर में नहीं आने देंगे? ये ऐसा है चौहान साहब, पहले तो मैं अपने जो फौजी अफसर हैं, एयर मार्शल साहब और कर्नल साहब को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मैं भी फौजी परिवार से हूं जी। बाकी सब जितने पैनलिस्ट हैं उनको नमस्कार जी। और जो इस घटना में मारे गए, खासकर बिहारियों के प्रति मेरी संवेदना है। बाकी सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये देश तो अपना है, हर कोई कहीं जा सकता है, आ सकता है, लेकिन जिस ढंग से कश्मीर में कल ये गांदरबल में जो हुआ, इनको ये मारना चाहते हैं। सिर्फ इनका उद्देश्य होता है दहशत पैदा करना। ये इनका कोई मकसद नहीं, इनका मकसद है दहशत पैदा करना, कश्मीर को अस्थिर करना। लेकिन और जो पैनलिस्ट ने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी जी की ये करामात रही है कि जिनको सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के एयर स्ट्राइक तक का जवाब देना पड़ा, और एक देश में इस बार एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों की आवश्यकता है, तब जाके सब पाकिस्तान, देखिए उतना दिन हुआ पाकिस्तान का था। ये अभी मैं आपको बताऊं, अभी बात चल रही है बिहार में जो लोग मारे गए, बिहार के जो लोग मारे गए, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद कलीम और फहीम नसीर, ये तीनों अल्पसंख्यक समुदाय के थे। इनको कोई धर्म मजहब से मतलब नहीं था। नहीं, मधुपुरा सिख के जो लोग सिख को भी मारा है, हिंदू को भी मारा है, मुस्लिम को भी मारा है। इनका धर्म क्या है? तो आतंकवादी हैं। किसी धर्म को छोड़ा नहीं ना इन्होंने। तो धार्मिक चश्मे से नहीं देख सकते इस घटना को। का कोई धर्म नहीं होता, धार्मिक भी नहीं है, लेकिन जो मारे गए वो थे ना, जो बात तो है कि जो मारे गए उसी की मुहिम के थे, उसी। ठीक बात है, ठीक है। अभी जो स्थिति है उस चौहान साहब, आपने वर्णन किया कुछ, आपने कुछ जगहों का वर्णन किया कि इनकी बड़ी स्थिति है, लेकिन हनीफ और कलीम परिवार हैं, वो बेचारे, उनके यहाँ तो हनीफ के यहाँ तो स्थिति तो ये है कि उनके 2 बच्चियां हैं, शादी करने लायक हैं, उनके परिवार में भी कोई नहीं बचा। मतलब आप सोचिए कि एक निर्दोष को मार करके ये सोचते हैं कि हमको जन्नत मिल जाएगा, इनको धोखा भी नहीं मिलेगा, इनको धोखा नसीब नहीं होगा चौहान साहब।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। जगजान साहब मैं बताऊं, अभी बात चल रही थी आईबी की, खुफिया तंत्र की। देखिए, जो स्टेट का खुफिया तंत्र है, सेंट्रल का आईबी है, उसके अलावा एनआईओ वगैरह सब नहीं है, लेकिन एक सेना का भी अपना एक इंटेलिजेंस होता है। और मैं सेना को हताश नहीं करना चाहता, लेकिन एज ए क्राइम रिपोर्टर, एज ए वॉर करस्पॉन्डेंट, मैं समझता हूं इस बात को, कहीं ना कहीं चूक हुई है आईबी के इनपुट में। आईबी पे पहले से इनपुट दे रखा था कि भाई एक कश्मीर ही नहीं, ये लगे हुए पूरे देश के किसी भी हिस्से में बहुत बड़े पैमाने पर हमला करने की, इसीलिए टेरों के स्लीपर पर रखे जा रहे हैं, लोहा और पत्थर के बड़े बड़े रखे जा रहे हैं, इनका उद्देश्य है। लेकिन अब ये गांधरबल में सक्सेस हो गए, तो ये है सरकार को थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। कर्नल भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए कर्नल। को मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं खुफिया तंत्र के बारे में। इस इलाके को अगर आप ध्यान से देखें तो इस इलाके में पश्चिम में पूरी बहुत बड़ी पहाड़ी है, सिलसिला है जिसे शमशाबारी रिज कहा जाता है, और इस पे भयानक किस्म के जंगल हैं। नॉर्थ में हाई एल्टीट्यूड एरिया है। इस इलाके में चप्पे चप्पे पे नजर रखना फौज के लिए, पुलिस के लिए और किसी प्रकार के सुरक्षा तंत्र के लिए बहुत मुश्किल है। जी, मैंने जैसे पहले कहा था, मिलिटेंट को केवल एक मौका चाहिए और उसे थोड़ा लोकल सपोर्ट चाहिए। तो इस केस में लोकल सपोर्ट भी मिला और मौका भी मिला। कहां त्रुटि हुई, कहां ढील पड़ी, उसकी जांच के बाद ही हम लोग को टिप्पणी करना चाहिए। इस समय वो टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ठीक बात है। मनीष शर्मा को मैं लूंगा, कश्मीर मामलों के जानकार हैं। मनीष शर्मा जी, बहुत 3-4 सवाल मोटे मोटे तौर पर उठ रहे हैं। एक तो ये कहा गया कि कनेक्टिविटी गांदरबल से लद्दाख, लेह लद्दाख को लेकर जो कनेक्टिविटी है वो ना बन पाए, क्योंकि जब वहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि दखल जो सड़क जरिए सड़क जो दखल है वो बढ़ेगा। दूसरा मसला ये है कि जो वहाँ एक तो पीस प्रोसेस है और एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। मैं इसको मानता हूँ कि पीस प्रोसेस से ज़्यादा जो उद्देश्य है वो डेवलपमेंट को रोकना है, विकास को रोकना है, क्योंकि जब विकास होगा तो कश्मीर के लोग भी, जाहिर सी बात है कि वो इन जो सिरफिरे लोग हैं या जो ब्रेन वॉश करने वाले लोग हैं उनके बहकावे में नहीं आएंगे, तो लोकल सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। आप इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मैं बस थोड़ा सा एक पेशेंस के साथ उसके जो राजनीतिक समाधान है उसकी तरफ आपका मैं बस थोड़ा इसमें ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये प्रश्न उतना सैनिक प्रश्न नहीं है जितना ये पॉलिटिकल प्रश्न है। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 2019 में जो वहां खत्म किया गया 370 को, तो उसके बाद से ऐसा नहीं है कि पिछले 5 सालों में वहां बड़े पैमाने पर मिलिटेंट भी मारे गए, बड़े पैमाने पर पुलिस भी, और बड़े पैमाने पर जनता का हिस्सा भी गया। ये लगातार चल रहा है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये असल में बेसिकली कश्मीर की जो स्वायत्तता का मसला है, जो स्वशासन का मसला है, जो अधिकतम जो है स्वायत्तता की मांग है, जो हमारा संविधान जो है देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो आप चले जाइए पूर्वोत्तर में 4 राज्यों में उनको विशेष जो है संरक्षण मिला हुआ है, वो असम है, वो मिजोरम है, मेघालय है, या आप देखेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा 371 एक से लेकर के 371 जे तक 14 राज्यों को भारत में स्वायत्तता मिली हुई है। एक खास दौर में अगर आप देखेंगे कि झारखंड जो है बिहार से अपनी एक स्वशासन की मांग के तहत, स्वायत्तता की मांग के तहत बिहार से अलग हुआ, तेलंगाना आंध्रा से अलग हुआ। आप देखेंगे कि जो है बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। तो ये मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि स्वशासन के भारतीय राज्य के पास 10-12 मॉडल है, उसी मॉडल में एक मॉडल 370 भी है। और ये ऐसी मांग धीरे धीरे, जब दिल्ली कहता है कि हमको अलग राज्य चाहिए तो हमको उतना वो एंटी नेशनल मांग नहीं समझ में आता है। जब झारखंड कहता है कि हमको अलग राज्य चाहिए तो एंटी नेशनल मांग नहीं समझ में आता है। जब जो है तेलंगाना कहता है कि हमको अलग राज्य चाहिए तो हमको एंटी नेशनल मांग नहीं आता है। लेकिन एक कैंपेन 370 को लेकर के 370 को लेकर के कैंपेन पूरे देश में गया है।
और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो स्वशासन की मांग है, ये जो स्वायत्तता की मांग है, अपने राज्य को अपने से चलाने की जो मांग है, इस मांग को जब तक जो है बहस के केंद्र में आप नहीं लाएंगे, वो आप सोच रहे हैं कि चुनाव करा देंगे और इन सारे मसलों को डाइवर्ट कर देंगे, ये देखिए ये समाधान का रास्ता नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि समाधान तो राजनीतिक है, सैन्य समाधान उसका सहयोगी हो सकता है, उनका चिट्ठिया डाल दो ना हमको, समाधान का तो नहीं हो सकता। और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक और बात कहते हुए आपसे, कि कश्मीर की जनता ने अपने स्वायत्तता की मांग को, अपने स्वशासन की मांग को हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से पूरा करने की कोशिश की। आप देखेंगे कि 1987 में जो चुनाव की बड़ी व्यापक धांधली हुई, वो धांधली के बाद 90 का एक आप देखेंगे कि मिलिटेंसी का ये दौर शुरू हुआ 90 में जी। तो क्या केवल 87 में ऐसा हुआ? केवल 87 में ऐसा नहीं हुआ, ये 40 साल तक कश्मीर की जनता ने प्रयास किया। आप 1953 में जाइए, जब शेख अब्दुल्ला को दिल्ली हुकूमत से भिन्नता के चलते 10 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। उसके बाद आप 67 में जाइए, उस चुनाव को एक तरह से अपहरित किया गया, जिसमें 119 सदस्यों के जो है उनके पर्चे रद्द कर दिए गए। 1972 में जाएंगे आप, उस समय भी चुनाव का अपहरण किया गया। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, दिल्ली मनमाने तरीके से वहां लोकतंत्र का, चुनावों का और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मनमाना प्रयोग हुआ, वहां की लोकल आकांक्षाओं को लगातार कुचला गया। और 87 में जाकर के ये फील हुआ, एक बड़ी धांधली 87 में जिसको सब मानते हैं। उस समय बहुत सारे अलगाववादी नेता भी चुनाव लड़ रहे थे, और 87 में जाकर के फाइनली मोह भंग हुआ कश्मीर की जनता का, कि अब लोकतांत्रिक तरीके से स्वशासन की मांग को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, स्वायत्तता की मांग को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके इस माध्यम से जनता से भी मैं कहना चाहता हूं, ये लंबे समय बाद फिर से इस विधानसभा चुनाव में कश्मीर की जनता ने एक मैसेज दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से फिर से हम अपने स्वशासन के मुद्दे को, अपने स्वायत्तता के मुद्दे को हम जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। हमको ये देखना अभी बाकी है कि उस पर रवैया राज्य सरकार का क्या होता है, उस पर केंद्र सरकार का क्या रवैया होता है। ठीक बात है। मेरी चिंता ये है जी। कि अभी भी एलजी शासन यहाँ चल रही है, अभी भी यहाँ काले कानूनों का उपयोग चल रहा है। यूएपीए का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कश्मीर में हो रहा है, वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कश्मीर में हो रहा है। सबसे दुनिया के कुछ सबसे जो सैनिक घनत्व वाले इलाके हैं वो अभी भी कश्मीर बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कश्मीर की जनता ने एक मैसेज दिया है कि हम लोकतांत्रिक समाधान चाहते हैं। हम अब काला ठीक है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के पास और बीजेपी के पास। ठीक, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चूंकि बस बहुत चंद मिनट हैं हमारे पास, बहुत जल्दी में एयर मार्शल वाजपेयी जी के पास मैं जाऊंगा। वाजपेयी जी, मनीष शर्मा ने कहा कि ये राजनीतिक समाधान, इसमें ज़्यादा आवश्यकता है, सैनिक समाधान, सुरक्षा बल का समाधान एक पार्ट हो सकता है। इस घटना को राजनीति से जोड़ना, वैसे तो राजनीति हर जगह आती है, पाकिस्तान की राजनीति है आतंकवाद फैलाना, मगर अपने यहाँ जो राजनीति, ये एक आतंकवादी घटना थी। हमारे यहाँ भय पैदा करना, आतंकित लोगों को करना, और इसके अलावा हमारी जो आर्थिक प्रगति है और जो हमारी फौजें अपना काम कर रही हैं, हमारे जो और सिविल एजेंसीज हैं, जैसे पैनल की बात चल रही थी अभी, इस पर रोक लगाना किसी तरह से, कोई भी टारगेट जो होते हैं इनके, वो आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए और लोगों के को भयभीत करने होते हैं। और ये बताया जैसा मैंने शुरू में कि ये एक तरह का छद्म युद्ध है, जिसको रोकने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। मैं कर्नल भाटिया की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी सेनाएं बहुत सतर्क हैं, हमारी पुलिस फोर्स बहुत सतर्क है, और जो वहाँ की टोपोग्राफी है वो ऐसी है कि आप बड़ा मुश्किल है वहाँ के, जैसे तमाम तरह के बड़े बड़े पेड़ हैं उनके पीछे जाना, उनके पीछे, और कई जैसे उनकी उधर से आना जरा मुश्किल पड़ता है, मगर फिर भी वो लोग कोशिश करते रहते हैं बराबर। और तमाम इनकाउंटर भी हुए बीच बीच में हमारे, और हम लोगों ने उनको रोका है, मगर उनका आतंकवाद लोगों के सहारे से, उनके सहयोग से, जो हमारे वहाँ के निवासी हैं जम्मू कश्मीर के, उनके बिना सहयोग के कोई भी घटना कभी नहीं घटती है। ठीक है, ये भी निश्चित है। तो मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि इसको हम लोग राजनीति से न जोड़ें। 370 हो गया, ठीक है, वो चल रहा है बराबर, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और जो आर्टिकल्स हैं उन पर भी चर्चा हो रही है,
उन पर भी जिन्होंने होगा। ठीक है, मगर ये घटना जो घट रही है, इसके पहले जहां हमारे वो पिलग्रिम से उनको मार दिया था लोगों ने, इन आतंकवादियों ने, और इस तरह से आतंकवादियों का एक भय पैदा करना ताकि लोग बाग प्रगति की तरफ न आगे बढ़ पावे, यही उनका मकसद रहता है। और आमने सामने लड़ाई जैसे हम कह चुके हैं कि उसमें कभी वो जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है एयर मार्शल वाजपेयी जी, बिल्कुल ठीक कहा। मनीष शर्मा बस 20 सेकंड में जल्दी रिएक्ट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से। आपसे इतना कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल इतना आपसे कहना चाहता हूं कि अभी दुनिया भर में कई ऐसे उदाहरण है जहां राजनीतिक मसले का सैन्य समाधान करने की कोशिश हो रही है। इजराइल फिलिस्तीन में कर रहा है, वो समाधान नहीं और उलझता जा रहा है। रसिया जो है यूक्रेन में कर रहा है, और सीरिया से लेकर पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका कर रहा है। ठीक है, अमेरिका बहुत दिनों तक सैनिक समाधान अफगानिस्तान में करता रहा। ठीक है, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस मसले का भी समाधान राजनीतिक है, वो सैनिक नहीं है। समीमा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से समीमा। ठीक है, मैं बोलना चाह रही थी कि इस बात को ना राजनीतिक पकड़िए ना दूसरे तरह से। इस जो अभी जो हालत है, सब लोग एकजुट हो जाए, जैसे सरकार और ये पुलिस, मिलिट्री, साथ में न्यूज रिपोर्टर। इसमें न्यूज रिपोर्टर की भी अहम भूमिका होते हैं, क्योंकि न्यूज रिपोर्टर हर जगह जाते हैं, उनके पास हर इंफॉर्मेशन रहती है। तो उनको भी मैं चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर में जैसे की न्यूज रिपोर्टर और जम्मू कश्मीर की न्यूज रिपोर्टर की में बहुत फर्क होती है। तो जम्मू कश्मीर की न्यूज रिपोर्टर को भी सरकार और प्रशासन जो है ना, वो उनको भी अहमियत दे और उनके साथ मिले, तो फिर क्या होती है ना, वो भी पत्रकार भी मतलब न्यूज रिपोर्टर की ताकत है, प्रशासन। ठीक है, ठीक है। कर्नल भाटिया, समाधान इसका क्या हो सकता है? राजनीतिक समाधान भी साथ में जरूरी है कि हम सख्ती से जो जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही करते रहें? जो सरकार है और सरकार जो वहाँ का जो साधारण जो आम इंसान है, उनको अगर कॉन्फिडेंस में ले, उनका ठीक है। अब वक्त नहीं है समीमा, क्लोजिंग टाइम खत्म करेंगे जल्दी से। कर्नल भाटिया जी जी जी, तो ये क्या होगा, आतंकवादी को कभी कोई। ठीक है समीमा, ओके, बोलिए कर्नल भाटिया। मिलिट्री सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन। इसके लिए राजनीतिक समाधान ही होना चाहिए, और वो तभी मुमकिन है जब एनवायरनमेंट ठीक बने। उसके लिए फौज को डिप्लॉय किया गया है, और फौज, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर वो माहौल पैदा करेंगी जिसमें राजनीतिक, लोकल पॉपुलेशन आपस में मिलके वो तय करेंगी किस प्रकार से इसको हल किया जाए। उस दिशा में पहला कदम ले लिया गया है। इलेक्शन हो चुके हैं सक्सेसफुली, नई सरकार आ गई है। अभी आवाम और गवर्नेंस के बीच में जिम्मेदारी है किस तरह इस प्रॉब्लम से निजात पाई जा सके। बहुत धन्यवाद। एसएन श्याम साहब कुछ कहना चाह रहे हो? 10 सेकंड में केवल, जल्दी से 10 सेकंड। एक मिनट, अनम्यूट करिए, सुन नहीं पा रहे हम आपको। एसएन श्याम साहब को हम सुन नहीं पा रहे हैं। 5 सेकंड। राजीव सराफ और प्रमोद कपेही, समाधान राजनीतिक या फोर्स के द्वारा? पार्टी के ऊपर उठकर हमें लोगों को धर्म और जाति से बाहर निकलकर देश को एकजुट होकर, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को एकजुट हो, चाहे उसमें राजनीतिक किसी भी दल के लोग हैं, आम आदमी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, चाहे किसी भी जात पात से, सबको एकत्र होकर इसके सोचना होगा, राष्ट्र हित की बात करनी होगी, और ऐसी ताकतों से हमें लड़ना होगा जो ताकतें देश को कमजोर करना चाहती हैं, जम्मू कश्मीर को कमजोर करना चाहती है। क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई समाज नहीं होता, कोई माँ नहीं होती, कोई बाप नहीं होता। इसलिए इनसे निपटने के लिए हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। और जो सरकारें अब यहाँ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस है, इनको भी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, राजीव सराफ वो कह रहे हैं कि आप लोगों को पार्टी पॉलिसी से उठना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। जल्दी से, बस 10 सेकंड। राजीव सराफ, मेरी भाजपा वालों से एक ही अपील है कि जम्मू कश्मीर को एक्सपेरिमेंटल लैब ना बनाएं, इसको एक्सपेरिमेंटल लैब ना बनाएं, इनको इसका ये जम्मू कश्मीर। सुन लीजिए, अब समय नहीं है, ये कंक्लूजन है, सुन लीजिए, बहस नहीं अब। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट लैब ना बनाएं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सबको एक साथ मिलकर आना चाहिए। पूरे राष्ट्र को इस वक्त जो ये दुख की घड़ी है, 7 लोगों की हत्या कर दी गई है, और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। उन सभी परिवारों को
ईश्वर शक्ति दे कि वो कम से कम इस दुख की घड़ी में खड़े हो सकें, और जो लोग इस आतंकी घटना में मारे गए हैं, प्रभु उन्हें, जो भी जिस धर्म का अनुयायी है, उनके जो सर्वोच्च ईश्वर हैं, प्रभु हैं, अल्लाह हैं, गुरु नानक देव हैं, गॉड हैं, वो उनको अपने चरणों में लें। फिलहाल जो ये मसला है वो थोड़ा सा गंभीर है, और इसको सरकारों को, वहाँ के लोगों को, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। नई सरकार के लिए चुनौती तो है ही। नमस्कार।